साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार, लाजवाब और जिंदाबाद होंगे। आज की क्लास में 15 मिनट शो में साथी मैं 15 महत्वपूर्ण सवाल आपको करवाऊंगा। साथी जो सवाल है एईडीओ के लिए है। एईडीओ कहने का मतलब क्या होता है साथी? सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी से संबंधित सवाल होंगे और ये आपको 15 महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो इस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो साथी चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए सेशन को। सबसे पहला साथी सवाल क्या होने वाला है? सबसे पहला सवाल है आपसे पूछा जाएगा साथी, इस तरीका के ही सवाल पूछा जाएगा इस एग्जाम्स में। सवाल कह रहा है कि प्रकृति में होने वाली प्रकाशीय घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साथी जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आपको देखना है कि जो प्रकाशीय आपका प्रकृति में होने वाले जो प्रकाशीय घटनाएं हैं क्या उस पर यह आधारित है, विचार करके बताना है। तारों का टिमटिमाना, सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से पहले दिखाई देना और मरीचिका, क्या ये प्रकृति में होने वाला प्रकाशीय घटनाओं से के संदर्भ में है? आपको विचार करना है। अगर मैं प्रकाशीय संदर्भ की बात करता हूं साथी क्या होता है, जैसे कि मैं बात करता हूं प्रकाश के बारे में, तो आप सभी जानते हो साथी जो लाइट है इसमें कई अलग अलग साथी घटनाएं होती हैं। जैसे इसका परावर्तन होता है। क्या होता है साथी? इसका परावर्तन होता है, इसका अपवर्तन भी होता है, लाइट का अपवर्तन भी होता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं साथ ही इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। लेकिन ऐसा चीज होना है जो वायुमंडल में सुनिश्चित हो, ऐसी घटनाएं जो वायुमंडल में हो रहा हो या वायुमंडलीय परिवर्तन, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हो रहा हो, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि साथ ही तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तो होता है। तो बिल्कुल साथी क्या है? ये आपका प्रकाशीय घटना है। सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से पहले दिखाई देना, आप साथ इसको छठ के पूजा में देखते होंगे कि छठ के पूजा में साथ सूर्य जैसे ही निकल रही है उससे पहले पहले साथ आप देखेंगे कि उससे पहले पहले ही ऐसा लगता है कि सूर्य उग गए हैं और लोग अर्घ देने लगे शुरू कर देते हैं। सूर्य साथी डूबने के पहले पहले आपको संझौता दिखाया जाता है, क्योंकि साथी सूर्य डूबने के बाद भी 2 मिनट के पश्चात तक वो दिखाई देता है, इसलिए साथी ऐसा होता है। ये भी क्या है? आपको वायुमंडलीय साथी आप घटन पर ही आधारित है। ये भी साथी आपका प्रकाशीय घटनाओं में से एक है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं साथी मरीचिका की बनना, मरीचिका जो बनता है साथी ये भी आपका प्रकाशीय घटना पर ही आधारित है। इसमें भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, अपवर्तन की प्रक्रिया इसमें भी होती है। लेकिन ये साथी आप कह सकते हो कि जो आपका प्रकाशीय अब घटनाओं है उसमें ये शामिल है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश आती है और ये आपका मरीचिका बनता है। जैसे मरीचिका कहने का मतलब क्या है कि जब आप रास्ते पर जाते हैं तो आप साथी कुछ दूर पर देखते हैं कि रोड पर पानी पानी जैसा है या फिर तेल जैसा गिरा हुआ है, लेकिन जब आप वहां पे पहुंचते हो तो तेल वाला रहता ही नहीं है, सूखा हुआ रहता है। फिर अब दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है, और ये गर्मी के मौसम में ही मालूम चलता है कि ऐसा हो रहा है। तो कह सकते हैं कि ये भी आपका प्रकाशीय घटनाओं पर आधारित है। यानी साथ ही आप कहेंगे कि अपवर्तन जो आधारित है 1 2 3 तीनों सही है, यानी सभी 1 2 3 साथी सही होगा। इस प्रश्न का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अवतल दर्पणों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सेविंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। दंत विशेषज्ञ के द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। सौर भट्टियों में किया जाता है। मेरे प्यारे साथी अगर मैं दर्पण की बात करता हूं तो ये 2 प्रकार का होता है। एक आपका गोलीय दर्पण होता है, एक आपका समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण में जो आपका अवतल दर्पण है, ये बड़ा फेमस सवाल है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है, इसका उपयोगिता कहां कहां आप कर सकते हैं। तो इसका उपयोग अलग अलग है। जैसे एक शेविंग के दर्पण के रूप में यानी कि दाढ़ी बनाने के रूप में कर सकते हैं। बिल्कुल साथी ये सत्य है कि दाढ़ी बनाने के रूप में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि साथी अगर अवतल दर्पण के नजदीक किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उससे काफी ज्यादा बड़ा बनता है। इसलिए दाढ़ी बनाते समय दाढ़ी छूट ना जाए, इसलिए काफी नजदीक जब रहता है तो नाई को बड़ा दिखाई देता ही दिखता है, साथ साथ जो कटवा रहा होता है बाल उसको भी वो बड़ा दिखाई देता है, तो संतुष्ट हो जाता है। आप कह सकते हैं कि सेविंग के रूप में हम इसे प्रयोग करते हैं। अब सेविंग मतलब पैसा सेव करने वाला नहीं, दाढ़ी बनाने वाला ना, दाढ़ी बनाने वाला शेविंग जिसे कहा जाता है। इस बात को दंत विशेषज्ञ के द्वारा मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल साथी इसे हेड मिरर कहा जाता है। जो आपका हेड मिरर है, इस हेड मिरर के रूप में साथी किसका प्रयोग किया जाता है? जो आपका हेड मिरर है इसके रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। और डेंटिस्ट जो होते हैं, जो दांत देखते हैं, दांत का साथ ही अगर खराब है तो उसको दवा देकर ठीक करते हैं, तो उनको अगर अंदर की दांत देखना है उसके लिए क्या करेंगे? तो एक साथी ऐसे छड़ में क्या करते हैं कि आपको यहाँ पे अवतल दर्पण रख लेंगे और इस छड़ को अंदर ले जाएंगे दांत के पास, तो आपका इमेज बड़ा दिखाई देगा और फिर उसके बाद आपको उसका इलाज कर देते हैं जो उचित इलाज होता है। या कभी कभी क्या करते हैं कि कपार पर बांध लेते हैं और लाइट के माध्यम से उसको एक बिंदु पर मिला देते हैं। जब कान में देखना होगा, नाक में देखना होगा, तब वो कंडीशन होता है। तो कह सकते हैं कि नाक, कान और आंख के डॉक्टर भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पे सवाल पूछा रहा है दांत का, तो दांत का विशेषज्ञ भी इसका प्रयोग करते हैं।
तो याद रखना साथ ही इससे एक बात और कि ईएनटी का डॉक्टर प्रयोग करते हैं ईयर का, आई का, नोज का, थ्रोट का, जिसे आप गला कहते हैं, इसका भी विशेषज्ञ जो होते हैं डॉक्टर होते हैं वो साथ ही प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन सवाल पूछा गया है डेंटिस्ट के बारे में, तो बिल्कुल ये सही जवाब है। सौर भट्टियों में साथ ही एक ऐसा भट्टी जो कोयला से नहीं चलता है, हमारे घर में जो हमारे घर में नहीं, आपके जो आसपास होगा, हमारे घर के जो आसपास है वहां पर जो ईटा भट्टा होता है तो जो कोयला से ईटा पकाया जाता है। लेकिन साथ ही एक ऐसे सौर भट्टी होता है जो सूर्य के प्रकाश को उसको उसमें सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ईटा को पका दिया जाता है, उसे सौर भट्टी कहा जाता है। और कैसे संभव है? ये सिर्फ और सिर्फ संभव है आपका अवतल दर्पण से। तो आप बोलोगे सर ये भी सही है, यानी कि सही अगर बात करें तो साथ ही इसमें सभी हो जाएगा, 1 2 3 डी नंबर साथ ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथ ही टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तभी अगर टॉर्च की बात करें या सर्च लाइट की बात करते हैं ना, तो इसमें अगर हमें समानांतर किरणपुंज प्रयोग करना है तो क्या हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ये आपको बताना है। वाहनों के प्रशस्त दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, क्या ये सत्य है? तो साथ ही बिल्कुल सत्य है, ये भी आपका सत्य है, ये भी आपका सत्य है। इसमें आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और आपका जो साथी ये वाला है वाहन का, जिसे साइड मिरर कहते हैं, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीका से जो आपका स्टेटमेंट वाला सवाल है, जो कथन वाला सवाल है, आपको साथी एईडीओ में पूछा जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा ना। चलो साथी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। साथी 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि कथन व 1 व 2 दोनों इसका सही जवाब होगा। मेरे प्यारे साथी एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण है इसका प्रयोग साथी दीर्घदृष्टि क्षेत्र के लिए किया जाता है, यानी कि पीछे के बहुत बड़ा एरिया देखना है तो उसके लिए भी हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और आपको गाड़ी का साइड मिरर में भी प्रयोग किया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक है विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या पूर्णांतिक परिवर्तन। साथ ही सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंद्रधनुष होता क्या है, जिसे इंग्लिश में आप रेनबो कहते हैं। ये आपका जो रेनबो है इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। साथ ही जो रेनबो होता है, जिसे आप कई अलग अलग इलाका में सतरंगी भी बोला जाता है, क्योंकि इसको साथ ही 7 अलग अलग कलर दिखाई देता है इसमें, इसलिए इसे सतरंगी भी कहा जाता है। तो जो आपका सतरंगी है इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो रेनबो साथी कब बनता है? तो वर्षा के दिनों में, वर्षा के पश्चात, वर्षा जैसे ही समाप्त होता है उसके तुरंत बाद आपको सूर्य के विपरीत दिशा में एक रंगीन पट्टी दिखाई देता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। साथ ही इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण की अगर बात करते हैं तो वर्ण विक्षेपण होता है, क्योंकि जैसे ही सूर्य वर्षा समाप्त होती है, वर्षा के बूंदे साथ ही बादल में लटक कर प्रिज्म की आकृति ले लेती है। जैसे प्रिज्म की आकृति लेती है उसके बाद साथ ही जो भी सूर्य की प्रकाश है इस पे पड़ती है, और पड़ने के बाद साथ ही क्या होता है, यह प्रिज्म की आकृति ले चुकी है पहले, जैसे सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे 7 अलग अलग कलरों में बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद साथ ही आपका इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो मुख्य कारण इसका वर्ण विक्षेपण है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। लेकिन अगर सहायक कारण की बात करता हूं, साथ इसको सहायता करने वाला क्या है, इसको सहायक करने वाला साथी क्या है, सहायता देने वाला क्या है, अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है। सहायता करने वाला, विवर्तन नहीं होता है, विवर्तन नहीं होता है। तो सवाल यही पूछ रहा है कि इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक है, आवश्यकता है किसको? तो मुख्य कारण तो वर्ण विक्षेपन है, उसका तो जरूरी है ही, साथ ही साथ आपको सहायक कारक जो होता है, जिसे सहायता करने वाला बोल सकते हैं, वो भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप बोलेंगे सर ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, तो साथ ही इसका मुख्य कारण तो इसमें नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी अपवर्तन, परिवर्तन और पूर्णांतिक परिवर्तन जो है ये आपका इससे आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि 2 3 4 सही होगा। लेकिन अगर मुख्य कारण पूछेगा तो साथ ही मुख्य कारण क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इसका मुख्य कारण है, बाकी साथ ही ये सहायता करने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण और लेंस प्रकाश की किरणों के साथ अभिसारी क्रिया करते हैं? अच्छा, अभिसारी करने का मतलब क्या है साथी? अभिसारी करने का मतलब है डाइवर्जिंग, सॉरी अभिसारी मतलब होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग है ना, कन्वर्जिंग के बारे में बोला जा रहा है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि अगर साथी कोई किरण है और किरण जो आ रही है टकराने के बाद एक बिंदु पर मिलना चाहिए, एक बिंदु पर मिलना चाहिए साथी। अगर एक बिंदु पर मिल रहे हैं तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा। जैसे मान लो कि ये है और इधर से अगर समानांतर गया यहां मिल गया, इधर से समानांतर गया यहां मिल गया, एक बिंदु पर मिल गया, इसे अभिसारी कहा जाता है, या फिर अभिसारी किरणपुंज भी कह सकते हैं। जब बहुत सारे किरण एक जगह इकट्ठा होकर मिलेगा तब इसी को साथी कन्वर्जिंग कहा जाता है। तो कह रहा है कि अभिसारी क्रिया किस किस से प्राप्त होगा? क्या अवतल दर्पण और अवतल लेंस से होगा? दर्पण से तो हो जाएगा साथ ही, अवतल दर्पण से तो होगा क्योंकि ऐसे गया एक जगह इकट्ठा मिल गया, लेकिन अवतल लेंस से नहीं होगा, क्योंकि अवतल लेंस में क्या होता है, ये आपका अवतल लेंस है, जैसे प्रकाश की किरण इस पे पड़ेंगे साथ ही, पड़ने के बाद क्या होगा, इधर फैल जाएगा, इधर फैल जाएगा, तो फैल जाएगा, एक जगह मिलेगा नहीं, तो आप कह सकते हैं इससे नहीं होगा। अवतल दर्पण से वो क्या उत्तल लेंस से होगा?
साथ ही उत्तल लेंस को देख लेते हैं। उत्तल लेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इस तरीका से होता है, और जैसे प्रकाश की किरण गया एक बिंदु पर जाकर साथ यहाँ पे मिल जाएगा, तो कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण उत्तल लेंस से हो सकता है। तो आप बोलेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब अवतल दर्पण और उत्तल लेंस होगा। उत्तल दर्पण से नहीं होगा, अवतल लेंस से नहीं होगा, यानी कि वैसा दर्पण या वैसा लेंस जो सभी किरणों को एक बिंदु पर मिलाती हैं, उसी को कहा जाता है कि अभी सारी क्रिया कर रही हैं, अभी सारी क्रिया के साथ कार्य कर रहे हैं। याद रखना साथी, डाइवर्जिंग मतलब फैलाना होता है। नेक्स्ट, दर्पण से परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथी, दर्पण के परावर्तन से संदर्भ में आपको बताना है, आप जो किरण आरेख पढ़े होंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया होगा, उसी से संदर्भित सवाल पूछा जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को आंसर कर पाएंगे। साथ ही सारे प्रश्नों का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और साथ ही साथ सुनने की कोशिश करिएगा, और समझ में आए तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा साथी। आज इस तरह से आगे आपको सेशन मिलते रहेंगे। दर्पण से परावर्तन के संदर्भ में साथ ही निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हैं। अब जरा दर्पण ले लेते हैं, साथ साथ समतल हो या अवतल या अवतल, कोई भी दर्पण ले लीजिए। मैं आपको गोलीय दर्पण में अवतल ले रहा हूं। इस अवतल में कहा जा रहा है कि मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष यही होता है जो आप देख पा रहे हैं, आपका ध्रुव है, और मुख्य अक्ष के समानांतर अगर साथ परिवर्तन होता है तो कहां से जाएगा, तो साथ समानांतर अगर आता है तो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद हमेशा फोकस होकर गुजरती है। आपको किरण आरेख में बताया गया होगा, 4 किरण आरेख मैंने बताया हूं, उसी में से एक किरण आरेख यहां पे चर्चा किया गया है। अब चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण साथ समानांतर हो जाती है। बिल्कुल साथी, पहला यही कंडीशन है कि अगर समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस है, और दूसरा किरण रेख में यही बताता हूं कि अगर समानांतर से फोकस से ज्यादा है तो परावर्तन के बाद समानांतर हो जाती है। बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा। कैसे? अगर मान लो कि यहाँ पे साथी आपका अवतल है और ये आपका फोकस से गया तो टकराने के बाद निश्चित है कि वो समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। ये भी आपका सत्य है और ये भी आपका सत्य है। दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंबित पड़ती है तो वह अपने ही पथ पर परिवर्तित हो जाती है। साथ ही ये भी कथन सत्य है। मैं आपसे सत्य पूछ रहा था, इसमें सत्य क्या हो जाएगा? साथ ही सत्य आपको सभी हो जाएगा, तीनों कथन सत्य हो जाएगा। कैसे? अगर साथी यहाँ पे वक्रता केंद्र है और वक्ता केंद्र से अगर कोई किरण को आप भेजते हैं तो लंबवत जाती हैं और इसी पथ पर वापस लौट आती हैं। और ये सबसे फेमस सवाल है साथी। किरण आरेख से अगर बात किया जाए तो किरण आरेख का सबसे अगर अच्छा सवाल है तो यही है वक्रता केंद्र वाला। ये आपका प्रधान अक्ष है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। वक्ता केंद्र से अगर कोई किरण जाता है तो टकरा कर उसी पथ पर वापस लौट आता है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, तीनों कथन सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्रकाश के अपवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथ ही जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके संदर्भ में विचार करना है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे प्यारे साथी, प्रकाश के अपवर्तन का नियम बोला गया है तो नियम आपका 2 होता है। पहला नियम क्या होता है? अगर मैं पहला नियम की बात करूं, साथी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों साथी एक तल में होता है। यही साथी आपको बोला जाएगा, ये आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में है। बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा साथी क्या होता है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि दूसरा नियम से, जैसे आप श्नेल का नियम कहते हैं, sin I बटा sin R बराबर में साथी म्यू होता है, एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। यही 2 नियम प्रकाश का अपवर्तन होता है कि किसी भी विशेष रंग के लिए या फिर किसी भी 2 माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। और पहला वाला में तो एक ही तल में होता है। आइए साथी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब पर खींचा गया जो लाइन है एक ही तल में होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आपतन कोण की ज्या जिसे साइन कहा जाता है, अपवर्तन कोण की ज्या जिसे साइन साथी आर कहा जाता है, का अनुपात अस्थिर है। अस्थिर मतलब साथी जो वेरिएबल की बात कहा जा रहा है, कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है। आप लोग गुरुजी वेरिएबल कैसे होगा, ये तो कांस्टेंट होता है। ये बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न के साथ केवल और केवल कथन एक सही होगा, ए नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है साथी, ये नंबर सही होगा। साथी सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आ रही हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा। क्या ऐसे ही सेशन आप चाहते हैं प्रतिदिन साथी 15 मिनट में 15 महत्वपूर्ण सवाल, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जी सर ऐसे ही चाहते हैं, और इस तरह से आपको साथी प्रतिदिन आपको मिलेगा। आइए नेक्स्ट, समतल दर्पण के प्रतिबिंब के संदर्भ में साथी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समतल दर्पण के जो साथी आपका प्रतिबिंब है इस पर विचार करना है। आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। बिल्कुल साथी, अगर कोई समतल दर्पण है साथी, अगर प्लेन मिरर है तो इसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा साथी वस्तु का अपेक्षा सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और आभासी बनता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब साइज बीम में
साथ ही क्या होता है आपका बराबर होता है, बिल्कुल साथ ही साइज भी में बराबर होता है। जैसे अगर आप अपने चेहरा देखेंगे तो आपका चेहरा साथ ही जितना बड़ा है समतल दर्पण उतना ही बड़ा दिखाई देगा। अवतल उत्तल में बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आपका समतल दर्पण हमेशा बराबर आकार के इमेज दिखाई देगा। बिल्कुल सही जवाब है। समतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे बनता है जितने दूरी के सामने वस्तु का रखा जाता है। बिल्कुल साथी, अगर आप समतल दर्पण से किसी आगे किसी वस्तु को अगर आप 5 मीटर की दूरी पर रखते हैं तो इसका इमेज दर्पण के पीछे 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। क्या होगा? इतने दूरी पर बनेगा। ये भी साथी सही है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पश्चात परिवर्तित होती हैं। साथी बिल्कुल सही जवाब है। यानी पश्चात परिवर्तन कहने का मतलब है कि समतल दर्पण के सामने अगर आप खड़ा होकर दाहिना हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगेगा कि बायां हाथ उठ रहा है, अगर बायां हाथ उठाएंगे तो ऐसा लगेगा कि दाहिना हाथ उठ रहा है। इसे उपसर्ग उत्क्रमणीय कहते हैं। बिल्कुल साथी सही होगा। तब कह सकते हैं सभी चारों कथन सत्य है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पानी की भरी बाल्टी में सिक्के का ऊपर उठना। साथ ही आपको अपवर्तन का उदाहरण है। अपवर्तन प्रक्रिया के कारण आपको सीधा वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होती है। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का टेढ़ी होना, यह भी साथ ही आपका अपवर्तन का ही कारण बनता है। सवाल कर कि उपरोक्त घटनाओं पर प्रकाश की कौन सी प्रक्रिया में शामिल है? ये सब लोग बता देंगे। ये प्रकाश का अपवर्तन पर आधारित है। साथ ही ये बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। साथ ही निम्नलिखित जो आपका परिघटना है, जो घटनाएं घट रही है उस पर विचार करना है कि गोधूली में सूर्य का अमाप। अच्छा, गोधूली मतलब साथी संध्या का जो संध्या का समय होता है, जो कह सकते हैं कि शाम के समय, जो शाम के समय है इसको साथी गोधिला कहा जाता है। आप 10th क्लास में पढ़े हैं गोधिला एक बुक होता था, उसमें साथी बताया गया था कहानी के माध्यम से। तो शाम के समय में बोला जाता है। उसमें सूर्य के अमाप देखिए साथी, शाम के समय सूर्य होता है बड़ा और दिन में सूर्य होता है छोटा। ये किसके कारण है? आप बोलेंगे सर ये अपवर्तन के कारण है। ये अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उषा काल में सूर्य का रंग। साथी आप देखेंगे कि सूर्य का रंग बदलते रहता है। आप सुबह के समय देखेंगे तो सूर्य के रंग आपको लाल है और संध्या के समय लाल है, बाकी दिन में आप देखेंगे तो साथी आपका सफेद हो जाएगा। आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। सवाल है कि उपरोक्त में से कौन सी दृष्टि भ्रम है? साथी दृष्टि भ्रम तो ये भी है। तारा टिमटिमाता थोड़े न है, टिमटिमाते हुए हम लोग देखते हैं। तारा टिमटिमाता नहीं है, बस टिमटिमाते हुए हम लोग साथी देखते हैं। ये हमारा दृष्टि भ्रम है। ठीक है, ये अलग अलग वायुमंडलीय अपवर्तन घनत्व के कारण होता है और अपवर्तन प्रक्रिया के कारण होता है। तो सूर्य बड़ा छोटा थोड़े ना होता है कि सुबह बड़ा हो गया शाम को साथी छोटा हो गया, ऐसा नहीं। तो ये भी आपको दृष्टि भ्रम है। तो आप कह सकते हैं सर तीनों दृष्टि भ्रम है। 1, 2 और 3 साथी क्या होगा? तीनों आपका दृष्टि भ्रम है। नेक्स्ट, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? प्रकाश की गति नहीं साथी, इसको नहीं। आपको प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं और प्रकाश की तीव्रता जो है साथी कितना 10 डेसिबल 20 डेसिबल, इसी में हम मापते हैं। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। लेंस की शक्ति का संबंध किससे है? अगर मैं लेंस की शक्ति की बात करता हूं साथी P बराबर 1/f होता है और इसका SI तक डायोप्टर होता है। तो किससे संबंध है? तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। जब भी लेंस की क्षमता निकालेंगे तो P बराबर 1/f होता है। और अब कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो साथ ही क्या 2/3 होता है? बिल्कुल गलत है। अनुक्रमानुपाती होता नहीं साथी, फोकस का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। निकट दृष्टि दोष के रोगी को इसका निवारण के लिए क्या चाहिए साथी? निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दिखेगा लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है साफ साफ, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और इसके लिए सतह में क्या चाहिए? अवतल लेंस चाहिए। इस लेंस के माध्यम से आप इसे ठीक कर सकते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अंदर जाते हैं तो क्या साथी होता है, पूछा जा रहा है। जब दूसरे माध्यम में अंदर चले जाएंगे मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाते हैं तो क्या होता है? क्या उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है? साथी नहीं, कभी भी साथी आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करते हैं तो उसका वेग बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, दिशा बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो कभी नहीं बदलता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये नहीं बदलता साथी, है ना। परिवर्तन नहीं आती। हाँ, ये सही होगा, उसके आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आती है। गति नहीं बदलती, गलत है, गति बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है। आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये साथी नेक्स्ट सवाल, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? साथी अगर अवतल दर्पण की बात करें और अवतल दर्पण में अगर कोई ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पर है, या आपका ध्रुव है, या आपका साथी फोकस है, या आपका वक्रता केंद्र है, अगर कोई व्यक्ति साथी यहां पर खड़ा है तो उसका जो इमेज बनेगा यहीं पे बनेगा और साथी उल्टा बनेगा और बराबर आकार के बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु के साथी समान करके बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये साथी 15 महत्वपूर्ण सवाल है जो AEDO के लिए साथी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि सेशन आपके बीच में लाता रहूं और 15 सवाल साथी 15 मिनट में करवाता रहूं तो साथी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सेशन कैसा लगा लाइक करके साथी बताइएगा। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस क्लास में बताएं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जहां पर रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।